हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ा था, गॉस प्रमेय का निगमन किया था। आज हम देखेंगे कि गॉस प्रमेय का उपयोग कहाँ पे होता है, यानी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग आज हम पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोगों की श्रृंखला में जो पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम इसका चित्र समझेंगे। ये मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का तार है। ये क्या है? कोई अनंत लंबाई का तार है। इस तार में प्लस क्यू आवेश स्थित है। कौन से आवेश? इस तार में प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। इस तार से कुछ दूरी पर हम मान लेंगे कोई बिंदु है P। इस तार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P। और जो बिंदु P है वो तार से R दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है। इस P बिंदु से होता हुआ हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। किस आकार का? इस P बिंदु से होता हुआ हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। और जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम खींचेंगे उसकी ऊंचाई हो जाएगी L। क्या हो जाएगी? L। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। एक बिंदु यहाँ पे हमने P माना, यहाँ पे हम एक लघु अवयव का एक पृष्ठ खींचेंगे इस टाइप से, और एक बिंदु हम यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे जो हम लघु पृष्ठ खींचेंगे, यहाँ पे जो लघु अवयव का क्षेत्रफल होगा dA, इसकी दिशा होगी इस तरफ, और आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा भी होगी इसी तरफ। यानी P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र और dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब हम आते हैं, इसके बाद हम मानेंगे एक बिंदु P डैश। कौन सा बिंदु मानेंगे? P डैश। यहाँ भी हम एक लघु अवयव का पृष्ठ क्षेत्रफल खींचेंगे। यहाँ भी हम एक लघु अवयव का पृष्ठीय क्षेत्रफल खींचेंगे। इस बिंदु का नाम क्या है? P डैश। यहाँ पर भी इस छोटे से भाग का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी छोटे अल्पांश खंड का या लघु अवयव का क्षेत्रफल लेते हैं तो उसके साथ में स्मॉल d का यूज होता है। इसका यूज होता है, उसके साथ में स्मॉल d का यूज होता है उसके साथ में। तो हम स्मॉल d की दिशा इधर होगी, लेकिन इस बिंदु पे आपको ध्यान रखना है कि E की दिशा dA की तरफ नहीं होगी। इस बिंदु पे क्या है? इन दोनों बिंदुओं में हमें एक ही अंतर दिखता है जो आपको ध्यान देना है पेपर में भी। P और P डैश पे एक अंतर यह है कि P पे E और dA एक ही दिशा में होंगे, यानी इनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। लेकिन P डैश पे E और dA एक ही दिशा में नहीं होंगे, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि लंबवत होंगे। इसकी दिशा होगी इधर। तो यहाँ पे E और dA के बीच कोण बनेगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? अब इसमें हमें करना ये है कि हम पहले बिंदु P पे, पहले किस बिंदु पे? पहले हम बिंदु P पे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम बिंदु P डैश पे होने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। जब दोनों का विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम अंत में संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स निकालेंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे और उनका समाकलन कर देंगे। चलिए अब आते हैं, डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि d phi P। फार्मूला क्या होता है? आप सभी को पढ़ाया गया है इसके पिछले वाली वीडियो में, E डॉट dA। जब दो राशियों का डॉट गुणा होता है तो क्या आता है? जैसे E डॉट dA का आएगा E dA cos थीटा। अब जो यहाँ पे थीटा आया है उसका चित्र से संबंध है। चित्र से क्या संबंध है? हमें देखना है कि बिंदु P पे E और dA के बीच थीटा का मान क्या है, यानी E और dA के बीच कोण कितना बन रहा है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि E और dA के बीच में कोई कोण है ही नहीं, दोनों एक ही दिशा में स्थित हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इसका मतलब E और dA के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ हम रख देंगे E dA cos 0 डिग्री। और cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से
डी फाई पी, इसका मान क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई डी ए। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया पी बिंदु पे वैद्युत फ्लक्स। अब हम आते हैं पी डैश पे। अब पी डैश पे वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी डी फाई पी डैश। अगर हम पी बिंदु पे निकाल लेंगे तो फाई के बेस में पी रहेगा, और अगर हम पी डैश पे निकालेंगे तो फाई के बेस में पी डैश रहेगा। इसमें भी वही फार्मूला होगा, ई डॉट डी ए, तो बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब पी डैश पे हम थीटा देखेंगे कितना है, तो ई और डी ए के बीच कोण कितना है, ये दोनों एक दूसरे पे लंब है, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम थीटा का मान क्या रख देंगे, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका हम मान रख देंगे पी डैश डी फाई पी डैश, डी फाई पी डैश बराबर ई डी ए इंटू 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा मान आएगा 0। तो डी फाई पी का मान आया ई डी ए, डी फाई पी डैश का मान क्या आया, 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। तो हमने P के कारण बिंदु P से होता हुआ वैद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया, और बिंदु P डैश से होता हुआ वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन हमें जो चित्र दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, बेलनाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, बेलनाकार दिख रहा है। तो हमें पूरी संपूर्ण आकृति के कारण वैद्युत फ्लक्स जो निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे। तो इतना आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रहा है पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम बाद में इरेज करते हैं। अब हम निकालेंगे संपूर्ण बिंदु P पे हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया था डी फाई ई और डी फाई पी का मान हमारा क्या आया था, ई डी ए। कितना आया था, ई डी ए, जो कि जिसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था। क्या माना था, समीकरण नंबर 1। और बिंदु P डैश के कारण हमने वैद्युत फ्लक्स निकालना था डी फाई पी डैश, जिसका 0 आया था। इसको हमने क्या माना था, समीकरण 2। अब हम निकालेंगे संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण के कारण निकालते हैं तो उसके साथ डी नहीं होता है, डी केवल उसके साथ होगा जो छोटा क्षेत्रफल होगा, लघु अवयव का क्षेत्रफल होगा। जब हम पूरी आकृति के कारण निकालेंगे तो केवल फाई ई रहता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा डी फाई पी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई पी डैश। अब ये आप दो देख रहे हैं कि समाकलन का निशान है, ये क्या है, समाकलन का निशान है, जो इस टाइप में है, इस टाइप में जो है ये समाकलन का निशान है। ये क्यों लगता है, जब हम छोटे छोटे लघु अवयवों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद जब संपूर्ण आकृति का हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हमेशा छोटे भागों के कारण जो फ्लक्स आता है उसका हमें समाकलन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे इसके साथ में क्या लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई पी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई पी डैश। अब डी फाई पी और डी फाई पी डैश का मान समीकरण 1 और 2 में रखा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से डी फाई पी व डी फाई पी डैश का मान रखने पर, तो रख दीजिए फाई बराबर हो जाएगा, डी फाई पी का मान क्या आया था, ई डी ए आया था, और इसका क्या आया था, 0 आया था।
तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई। अब ई बाहर आएगा, क्यों? समाकलन हमेशा उसी का किया जाता है जिसके साथ में स्मॉल डी लगा हो, तो ई बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? डी ए। जीरो का समाकलन जीरो हो जाएगा। फाई ई और डी ए का समाकलन क्या आएगा? ए आएगा। डी ए का क्या आएगा? ए आएगा। ये आप लोग इतना नोट कर लीजिए जो दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो कितना मिला हमको? हमको मिला फाई ई बराबर ई ए। क्या मिला? फाई ई बराबर ई ए। तो गॉस प्रमेय के सूत्र से फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। अब ए का मतलब क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। लेकिन हमने बेलन की त्रिज्या तो आर है, लेकिन एच की जगह पे हमने क्या माना है? एच की जगह पे हमने एल माना है। क्या माना है? एल। तो यहाँ पे हम रखेंगे एल। क्या रखेंगे? एच की जगह पे हम रखेंगे एल। अब ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर एल। ठीक है। अब क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल, ये जो होता है क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल ये किसके बराबर होता है? ये होता है लैम्डा के बराबर। क्यू अपॉन एल किसके बराबर होता है? लैम्डा के बराबर, जो कि क्या होता है? तार का रेखीय आवेश का घनत्व होता है। क्यू अपॉन एल किसके बराबर होता है? लैम्डा के बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो ई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और स्टूडेंट ये आप लोगों का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये अच्छे से इसको समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए।